गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो गतिज ऊर्जा में गति आ रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? गति में परिवर्तन, यानी कि हम इस प्रकार परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु की गति में या किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अपन गतिज ऊर्जा की इस प्रकार डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दोबारा से देखो, गतिज ऊर्जा, भाई इसमें गति आ रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की किस प्रकार डेफिनेशन लिखेंगे? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब आती है कि भाई गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? भाई काइनेटिक एनर्जी, तो ई कैपिटल लाना है और के बाद में, तो देखो आपको पहले भी मैंने बताया था, यानी कि गतिज ऊर्जा को किससे दर्शाओगे? ई के से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? ई के से दर्शाते हैं, ठीक है। एग्जाम में उदाहरण भी पूछे गए हैं, 2-3 बार उदाहरण दिए हैं कि उदाहरण हमें देने भी चाहिए। तो क्या होगा? बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा और बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। भाई बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा और बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। अब देखो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। गतिज ऊर्जा की किस प्रकार लिखेंगे? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल ढंग से समझते चलना है भाई। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण, इसमें गति इंपॉर्टेंट लाइन है, गति में परिवर्तन, और स्थिति आ जाए इसकी जगह तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? काइनेटिक और एनर्जी, ठीक है। उदाहरण दो, बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा, कॉमा बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। भाई बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा और बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। कोई दिक्कत? एक बार मैं दोबारा से गतिज ऊर्जा को पढ़ा रहा हूँ। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को के से दर्शाते हैं। भाई गति के कारण, गति में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा ही कहलाएगी। उदाहरण, बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा और बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा। अब इसके बाद में पॉइंट आता है अपना गतिज ऊर्जा का व्यंजक। देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझना चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम ब्लैक बोर्ड पर ही समझ रहे हो, ठीक है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखो भाई, मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम ये है, ये कोई सतह है और इस पर एक वस्तु रखी है, इसका मैं नाम ए दे रहा हूं। जब मैं, देखो ढंग से समझेंगे, जब इस पर मैं क्या लगा रहा हूँ? बल लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ भाइयों? बल। ये एक वस्तु है, इसका नाम मैंने ए रख दिया है और इस पर मैं बल लगा रहा हूँ, फोर्स
क्या लगा रहा हूँ भैया, फोर्स लगा रहा हूँ। और यह वस्तु बल लगाने पर विस्थापित हो जाती है। कितनी विस्थापित होती है, एस लिखते हैं, विस्थापित, विस्थापन को इंग्लिश इस एस लिखते हैं, तो इतनी विस्थापित हो जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ये वस्तु आ जाती है भाई। ए वस्तु है, एक वस्तु है, उसका नाम मैंने ए रख दिया, और दूसरी जब इस पर मैं बल लगाता हूँ तो ये वस्तु विस्थापित हो जाती है, ऐसी इतनी विस्थापित हो जाती है। इस वस्तु का नाम मैं बी रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ भैया, बी रख देता हूँ। इसका वेग जो है, पहले यू था, क्या था भाई, यू, और फिर इसका वेग वी हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, वी हो जाता है भाई। एक दोबारा समझेंगे इस डायग्राम को। एक वस्तु है, इसका नाम मैंने ए रख दिया, बल मैं लगा रहा हूँ, फोर्स लगाने पर बी, यह वस्तु इतनी दूरी तक विस्थापित हो जाती है, एस लिख दिया, और यू, इसका वेग यू से कितना हो जाता है, वी हो जाता है। चित्र इसका एक गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? अब मैं इसको मैं थ्योरी बना रहा हूँ, देखो बताओ क्या थ्योरी बनेगी। मान, और इसका द्रव्यमान जो रखा है वो m द्रव्यमान की होगी। कितने द्रव्यमान की होगी भाई, m द्रव्यमान की। देखो थ्योरी में बना रहा हूँ। माना एक m द्रव्यमान की, माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर, मान की, चित्र को देखते हुए चलो, कि वस्तु पर, रटना कुछ नहीं आप चित्र पे, तो पर F बल लगाने पर वेग किससे क्या होता है बताओ, u से v हो जाता है। चित्र में ये कुछ अपने मन से मत लगाओ, u से v हो जाता है भाई। माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने पर, F बल लग रहा है, वेग u से v हो जाता है, v हो जाता, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अब इसको करेंगे कौन से, गति के, ढंग से समझते हुए चलेंगे, तृतीय समीकरण से। क्या होती है गति की तृतीय समीकरण, पता हो तो, v का स्क्वायर बराबर में u का स्क्वायर प्लस में 2s, v का स्क्वायर बराबर में u का स्क्वायर प्लस में 2s। अब इसमें त्वरण निकालेंगे a, या त्वरण को a से दर्शाते हो। अब ये पक्षांतरक होगा, कैसे, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा। तो देखो v का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो, त्वरण a बराबर में v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s लिख सकते हो ना। इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हो भाई। गति के माध्य को दोबारा समझा रहा हूँ, इतना दो बच्चे हो तुम, समझ में नहीं आया होगा। गतिज ऊर्जा का व्यंजक पढ़ा रहे हैं। ये ए वस्तु है, उस पर मैंने बल लगाया तो ये वस्तु विस्थापित हो जाती और वेग u से v हो जाता है, आपके सामने, ठीक है। तो थ्योरी बनाई मैंने। माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने पर वेग u से v हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण होता है v का स्क्वायर बराबर में u का स्क्वायर प्लस में 2s, या त्वरण a से निकाल लो, इधर पक्षांतर करोगे तो v का स्क्वायर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s हो जाएगा ना। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आगे करेंगे। न्यूटन की गति के
द्वितीय नियम से। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F इजकल टू ma, द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। ये बोल रहा है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से F बराबर है ma। ठीक है, इस समीकरण को जो v का स्क्वायर है, इस समीकरण को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और इस समीकरण को मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। कोई दिक्कत? अब इस समीकरण जो 2 है उसमें एक की जगह एक का मान फिट कर देंगे, सेट करेंगे। तो देखो F बराबर में ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से। कोई दिक्कत? तो देखो, हाँ ठीक है, तो देखो F बराबर में m वो ही रहेगा F। तो देखो एक की जगह फिट करना है अपन ने। F बराबर में m क्या है? v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s। देखो ढंग से समझ में आ जाएगा आपको। आ गया? आया क्या नहीं? F बराबर m v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s। अब जो है s जो है वो इसको इधर ले आओ। तो देखो जो f डॉट s हो जाएगा और m डॉट 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो भाई f डॉट s बराबर में 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। है समझ भाई? एफ एस 1/2, ठीक है भाई, m v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखो अब इसको ऐसे करोगे, जब इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगी भाई, m का इससे भी गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो एफ एस इजकल टू 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में 1/2 m u का स्क्वायर होगा। इतनी हो गया। आगे देखेंगे, इसी समीकरण को आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, चूंकि देखो एफ एस था, एफ एस इजकल टू 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में 1/2 m u का स्क्वायर है। तो देखो चूंकि कार्य W बराबर में एफ एस, यानी कि बल व विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो पिछली वीडियो में पढ़ाई। तो चूंकि कार्य बराबर, तो एफ एस की जगह क्या रखोगे? W रखोगे ना। तो W बराबर में 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में 1/2 m u का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यही होगा ना। लेकिन आपको पता हो तो, अब देखो आपको एक चीज पता होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि वेग u से v हुआ था, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो भाई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कैसी हो? शून्य हो तो भाई u बराबर में क्या हो? 0 हो। अब देखो आप, जब u का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा। भाई 1/2 को m से गुणा करोगे और m को इससे, तो सारे मान 0 आ जाएगा। तो इसके लिए आप इसकी जगह क्या रखोगे? 0 मान रख लो। ठीक है, तो देखो क्या होगा? W बराबर में 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में 0। बताओ क्या बचेगा? W बराबर में 1/2 m v का स्क्वायर। आया? और W किसके बराबर होता है? 1 के।
W यानी कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो देखो W के बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर, जो कार्य का मान होगा वही गतिज ऊर्जा का होगा। यह हो सकता है 1 के बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर, यही गतिज ऊर्जा का व्यंजक है या गतिज ऊर्जा का समीकरण है। अब देखो गतिज ऊर्जा के ऊपर 2 लाइन दे रहा हूं आपको। गतिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव कैसी होती है? धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा, नोट लिख सकते हो आप यहाँ पे, एक नोट, छोटा सा नोट बना लेना। नोट, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती। कैसी होती है भैया? गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है एवं वस्तु के द्रव्यमान, और यह 1 नंबर हो गया। गतिज ऊर्जा कैसी होती है भाई? सदैव धनात्मक होती। ठीक है, 2 नंबर अपन लिखेंगे कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, तो के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दे रहा हूं यहां पे, यह वेग की दिशा पर निर्भर नहीं, कि ये वेग पे तो निर्भर करेगी, लेकिन वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। कोई दिक्कत किसी को? अब दोबारा से मैं एक बार और पढ़ा दूंगा तो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, आपके मस्तिष्क में जो है वो आपकी संग्रह कर लेगा। ठीक है, तो एक बार और पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, दोबारा से देखिए, रिपीट मार रहा हूँ, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसी काई गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं भैया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को 21 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भैया? 21 से। देखो गतिज ऊर्जा में गति आ रहा है, यानी गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अपन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं? उदाहरण, बहते हुए पानी में संचित ऊर्जा, बहती हुई वायु में संचित ऊर्जा अपन लिख सकते हैं। इसके बाद आती है गतिज ऊर्जा का व्यंजक। देखो पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ये कोई वस्तु है, इस पर अपन ने m द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर अपन बल लगाया तो ये वस्तु इतनी विस्थापित हो जाती है। पहली वस्तु का वेग u था और दूसरी का कितना हो गया? देखो v हो गया, आपके सामने चित्र गतिज ऊर्जा। अब देखो इस पे ही अपन चित्र पे डायग्राम पे ही लाइन बनाएंगे, अपने मन से नहीं। माना एक m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने पर वेग u से v हो जाता है, हो रहा है चित्र में। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ढंग समझते हुए चलेंगे एक पॉइंट। तो गति के तृतीय समीकरण से, क्या है गति का तृतीय समीकरण? v का स्क्वायर बराबर में u का स्क्वायर प्लस में 2s। इसमें से त्वरण का मान निकाल लो। ठीक है, a बराबर में पक्षांतर होगा, बराबर में v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s। समीकरण नंबर 1 तैयार। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, आगे पढ़ेंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर में m में, यानी द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब जो 2 नंबर समीकरण है, इसमें 1 का मान अपने पास है, प्राप्त है आपको, तो 1 का मान इसमें रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 1 व 2 से F बराबर m, 1 की जगह क्या रखोगे? v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर बटा में 2s, 1 का मान रख दिया। अब देखो Fs बराबर में 1/2 m v का, इसको इस प्रकार लिख सकते 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में u का स्क्वायर ब्रैकेट में। Fs बराबर में 1, इस समीकरण को सॉल्व करो, 1/2 m v का स्क्वायर माइनस में 1/2 m u का स्क्वायर। भाई m का मल्टीप्लाई 1/2 और m का इससे के साथ भी होगा, v के साथ भी और u के साथ भी। समझ में आ रहा होगा ना? आगे बढ़ेंगे। चूंकि कार्य W बराबर क्या होता है? Fs, तो Fs की जगह यानी कार्य बल विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है।
W बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर माइनस में 1/2 mu का स्क्वायर। अब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी वेग u से भी हुआ था, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा शून्य हो तो u बराबर 0 हो तो कहने का मतलब। अब देखो जब आप 0 से u का मान रखोगे तो m से भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 से भी, तो सबका मान एक पढ़ा होगा आपने कि 0 से किसी भी संख्या को कितनी भी बड़ी हो गुणा करने पर उसका मान 0 ही प्राप्त होता है। तो देखो समीकरण W बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, 0 कम करोगे तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। W बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर, लेकिन कार्य ऊर्जा के बराबर होता है W बराबर 1 यानी कार्य गतिज ऊर्जा के मान के बराबर 1 के बराबर में 1/2 mv का स्क्वायर। अब मैं गतिज ऊर्जा पे 2-3 लाइन बता रहा हूँ, नोट लगा के आपके काम आएगी। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कैसी होती है भैया? सदैव धनात्मक होती है, कोई पूछे तो। ठीक है। 2 नंबर, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर नहीं करती है। 2 नंबर, गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, सॉरी, लेकिन वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है, लेकिन वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को? चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सिंपल सा इस फॉर्मूले के ऊपर। एक वाहन, ढंग से समझेंगे न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल ही आता है पेपर में, जिसका द्रव्यमान, इंपॉर्टेंट है भाई न्यूमेरिकल, जिसका द्रव्यमान कितना है भाई? 80 kg यानी 80 किलोग्राम है, और बी जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है भाई, डरना नहीं है, ज्ञात कीजिए। भाई देखो न्यूमेरिकल को पढ़ो पहले। एक वाहन जिसका द्रव्यमान कितना है? 80 किलोग्राम है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो भाई गतिज ऊर्जा पूछ रहा है इसमें, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या होता है भाई? E k = 1/2 mv का स्क्वायर। आपको देखो 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ सकता है सीधा कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए 1 नंबर में। तो क्या लिखोगे? E k = 1/2 mv का स्क्वायर। तो देखो भाई इसमें देखेंगे, मान रखो इसमें द्रव्यमान कितना है भाई? जिसका द्रव्यमान m बराबर में 80 किलोग्राम है भाई। वेग कितना? 20 मीटर वेग गतिमान। v बराबर, वेग को v से दर्शाते हो, 20 मीटर प्रति सेकंड है तुम्हारे सामने। और क्या पूछा है इसने? E k पूछा है, यानी कि गतिज ऊर्जा पूछी है आपसे। गतिज ऊर्जा इसने पूछ ली, तो फॉर्मूला लिखो। E k = 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, मान रखो, मान रख लो भाई। मान रखने पर रख लो, क्या रखोगे फॉर्मूले में? E k बराबर में 1/2 रहेगा ही, गुणा में m का मान कितना है? 80, बोलो मत, गुणा में कितना है? वेग कितना था? 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। एक वाहन जिसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम और 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान, तो वेग 20 हो गया, 80 हो गए। तो E k = देखो 2 एकम 2, 40 से कट गया, कट गया ना। और 1/2 mv का स्क्वायर था, तो ये कितना हो जाएगा? 20 का होल स्क्वायर होगा, होगा ना। तो देखो 80 हो गया, तो 40 गुणा में 20 × 20 यानी कि 20, तो 40 गुणा में 400, यही होगा। तो E के बराबर में कितना होगा? गुणा कर लेना, कितना होगा? 16,000 जूल। जूल मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मात्रक होता है, मात्रक लिखना जरूरी। अब निष्कर्ष में बताओ, निष्कर्ष में लिखोगे, अतः वाहन की गतिज ऊर्जा
अतः वाहन की गतिज ऊर्जा 16,000 जूल होगी। कोई दिक्कत किसी को? अब इस न्यूमेरिकल में एक बार और समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ो। एक वाहन जिसका द्रव्यमान 80 किलोग्राम है, जो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। भाई इसमें मान रख लो, m बराबर में 80 किलोग्राम है, v बराबर में 20 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान, ठीक है। तो भाई गतिज ऊर्जा इक्के पूछा है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इक्के बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। देखो मान रख लो समीकरण इक्वेशन में, इक्के इजकल टू 1/2 रहेगा नुकनु गुणा में 80 गुणा में 20 का होल स्क्वायर, 2 से 40 आए जाएंगे। इक्के बराबर 40 गुणा में 20 का स्क्वायर 400। इक्के बराबर कितना आएगा इंटू करोगे तो 16,000 जूल आएगा। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? अतः वाहन की गतिज ऊर्जा 16,000 जूल होगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देख लो भाई, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही आएगा। चलो एक और करते हैं, एक बुक का न्यूमेरिकल करते हैं। चलो क्वेश्चन, एक बंदूक से दागी हुई गोली, पढ़ेंगे ढंग से। एक बंदूक से दागी हुई गोली, एक बंदूक से दागी हुई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो मेरे पास न्यूमेरिकल बहुत है, मैं नो ही बना देता हूँ, ठीक है। और संख्या बदलता है वो ओनली। बच्चे को ट्रेंड करना चाहिए हर चीज़ में, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, ठीक है। बच्चे वो न्यूमेरिकल दे एग्जामिनर और उसको लगे बिल्कुल सिंपल है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब मेरे न्यूमेरिकल मैं फुल कराता हूँ, क्लास में भी फुल करा देता हूँ न्यूमेरिकल, और वैसे भी फुल चलते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से बच्चे को दिक्कत आती नहीं है, प्रॉब्लम आती नहीं है। तो देखो न्यूमेरिकल में, एक न्यूमेरिकल किताब में होता है, मैं 5-5, 10-10 न्यूमेरिकल करवा देता हूँ घर के लिए, यानी बिल्कुल अच्छा कर देते हैं बच्चे को ट्रेंड। तो देखो, एक बंदूक से दागी हुई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मान लिख लें। कितना द्रव्यमान, द्रव्यमान m बराबर कितना है बताओ, ये आपके सामने गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम, कितना है भैया 100 ग्राम, 100 ग्राम है। अब इसको किलोग्राम में बदलना है, किस में बदलना है, किलोग्राम। तो किसका भाग दोगे ग्राम से किलोग्राम बदलने के लिए, 1000 का। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 0.1 होगा। अब देखिए वेग कितना है, कितने वेग से निकलती है गोली, 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कितने वेग से निकल रही है भैया, 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। क्वेश्चन में देखिए, ठीक। और गतिज ऊर्जा पूछिए, इसने क्या पूछिए, गतिज ऊर्जा पूछिए, E के बराबर में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब कर लो इसको, मान रख दो। E के बराबर में फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले 1/2 mv का स्क्वायर। E के मान रख लो सभी के फॉर्मूले में, 1/2 गुणा में m का मान कितना है 0.1 ही तो है kg, गुणा में v का स्क्वायर कितना है, मान v का 500 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। भाई वेग से निकलती है। E के इजकल टू
कितना आएगा पता हो तो भाई। इसमें इसको जब और इसको करोगे तो देखो 5 भाई, ये तो 0.1 है, ये 25 इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25,000 से इनको गुणा करोगे तो 25,000 रहेगा, बटा में कितना रहेगा 2, कितने का भाग जाएगा 2। ये आया जूल में, किसमें आया है भाई, लेकिन इसको अपन ने बदलना है किलो जूल में, ठीक है। तो देखो अभी रुको, 25,000 का 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, आधा हो जाता है इसका। 1 के इक्वल टू कितना होएगा 12,500, 12 दूनी 24 और 500 12,500 हो गया, सॉरी 12,500 हो गया, ठीक है। और ये हो गया जूल, लेकिन अब इसको किस में बदलना है भाई, किलो जूल में। 1,000 का भाग जाएगा बराबर में 12 पॉइंट किलो जूल हो जाएगा। तो क्या होगा गतिज ऊर्जा, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, आता है वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी भैया, गोली की गतिज ऊर्जा, सॉरी लिखोगे गोली की गतिज ऊर्जा 12.5 kJ यानी किलो जूल होगी, ठीक है। अब दोबारा से इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और करेंगे। एक बंदूक से दागी हुई गोली जिसका द्रव्यमान 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है, यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान m बराबर कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम को 1000 का भाग दोगे तो किलोग्राम में बदलना है, 0.1 ग्राम किलोग्राम। वेग से कितने से निकलती है 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। तो गतिज ऊर्जा इक्के बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर, इक्के बराबर 1/2 गुणा 0.1 m का द्रव्यमान गुणा 500 का स्क्वायर, इक्के बराबर 25,000, 1 से 1 गुणा करोगे 25,000 रहेगा, बराबर बटा में 2 का भाग जाएगा इसका, जूल हो जाएगा। इक्के बराबर इसको 2 का भाग दोगे तो 12,500 हो जाएगा जूल, लेकिन इसको किस में बदलना है किलो जूल में। तो किलो जूल में कैसे बदलते हो, 12,500 का किस में देते हो 1,000 का भाग देना पड़ता है। जब 1,000 का भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो इसमें 12.5 किलो जूल आ जाएगा। अतः गोली की गतिज ऊर्जा कितनी होगी 12 किलो जूल होगी। कोई दिक्कत भाई, बिल्कुल सिंपल है, यदि आप करो ना तो बिल्कुल सिंपल होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अपन घबरा जाए, या हर चीज़ सिंपल है, ठीक है। संभावना हर चीज़ के, लेकिन आप मेहनत सबसे पहले करनी होती है भाई। मेहनत करोगे तो कुछ कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल सिंपल और लगेगा। कठिन तो कुछ है ही नहीं आज के टाइम में भाई, कठिन तो है ही नहीं। अब चलो, अब और हम इस वीडियो में ही आज हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि कुछ ऊर्जा के बारे में हमने छोड़ दिया था भाई। देखो उसमें यांत्रिक ऊर्जा ही पढ़ी थी अपने, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में अपन गतिज ऊर्जा भी पढ़ लिया, स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ लिया, है ना। तो अब आज हम वो 5 प्रकार की, तो 3 प्रकार की ऊर्जा और बचेगी। कौन कौन सी, एक तो बची अपने पास में उष्मा ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, ठीक है। 2 नंबर बच गई अपनी विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा बच चुकी है, ठीक है ना भाई। उसमें ऊर्जा बच गई, ध्वनि ऊर्जा बच गई, रासायनिक ऊर्जा बच गई, है ना। उसमें ऊर्जा बच गई, ध्वनि। देखो अब इसमें हम सबसे पहले उष्मा ऊर्जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा और पढ़ लेते हैं। ये छोटी छोटी ओनली डेफिनेशन पूछी जाती है 1-1 नंबरों में, तो उसी इस प्रकार से हम उदाहरण और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। भाई इसमें उष्मा क्या आ रही है, इसमें उष्मा आ रही है, तो उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा, तो इसमें अपन डेफिनेशन लिखेंगे उष्मा के कारण उत्पन्न सूक्ष्म कणों की गतिमान ऊर्जा को, उष्मा के कारण उत्पन्न सूक्ष्म कणों के गतिमान ऊर्जा को, यानी कि उष्मा के कारण उत्पन्न सूक्ष्म कणों के गतिमान
ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया भाई? उष्मीय ऊर्जा किसको कहेंगे? उष्मा के कारण, ये साफ है, उष्मा आ रही है, उष्मीय उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा सूक्ष्म कणों की गतिमान ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जो क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन भी आंसर छिपा है, ठीक है, यदि समझोगे तो। जैसे उदाहरण दोगे, बताओ क्या? जैसे घरों में आग की चिमनी रोशनी करने के लिए होता है, जैसे घरों में आग की चिमनी है, समझे? उष्मीय ऊर्जा दोबारा से उष्मा, उष्मीय उष्मा के कारण उत्पन्न सूक्ष्म कणों के गतिमान ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे घरों में आग की चिमनी। फिर पढ़ेंगे अपन रासायनिक ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे भैया? रासायनिक ऊर्जा। भाई एक एक नंबर की डेफिनेशन हो सकती है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार। बताओ क्या भाई? रासायनिक ऊर्जा, ये क्रियाएं होती है केमिकल, यानी रासायनिक क्रियाओं द्वारा। जब देखो कोई भी लैब में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लैब होती है, उसमें अनेक केमिकलों का क्या प्रैक्टिकल किया जाता है, जब क्रियाएं कराते हैं उसमें, तो उसमें उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है, समझ रहे हो? तो इसमें डेफिनेशन दे देंगे रासायनिक क्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा, यानी रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी है, कोयला है, व रसोई घर में प्राप्त ऊर्जा। भाई बैटरी में भी देखो रासायनिक ऊर्जा की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ढंग रासायनिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, कोयला व रसोई घर में प्राप्त ऊर्जा, यू सी, रसोई घर से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बैटरी, कोयला, रसोई घर में से प्राप्त ऊर्जा। अब क्या पढ़ोगे भाई? विद्युत ऊर्जा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विद्युत ऊर्जा। भाई आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? जैसे अपन बल्ब है, यानी कि आवेश प्रवाह के कारण विद्युत आवेश, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा आवेश कहलाती है, यानी चार्ज, यानी कि चार्ज के कारण, यानी आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे? आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। दोबारा समझेंगे, विद्युत ऊर्जा किसको कहेंगे भाई? आवेश प्रवाह के कारण। क्या कहेंगे भाई? आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को, समझ रहे? विद्युत आवेशों द्वारा, तो ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ रहे हो? आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? आवेश विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो क्या लिखोगे भाई? विद्युत आवेश, ऐसे लिख लो, आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं भैया? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अथवा में आप ऐसे भी लिख सकते हो, विद्युत आवेश द्वारा, ऐसे भी याद कर लो, विद्युत आवेशों द्वारा, दो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे जो अपने घरों में, जैसे हम घरों में बिजली जो
कि जो भी युक्ति, जैसे घरों में जो भी युक्तियाँ है, बिजली की युक्तियाँ है, वो सारी विद्युत ऊर्जा से ही चलती है। ठीक है भाई, उदाहरण हो गया। अब गुरुत्वीय ऊर्जा और पढ़ लो। गुरुत्वीय ऊर्जा भाई, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? घरों में बिजलियाँ की युक्तियों से उत्पन्न ऊर्जा जो भी चलती है, ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा। ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है। तो गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल यानी वस्तुओं में, यानी इसको ऐसे डेफिनेशन देंगे, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। यानी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो उदाहरण देंगे, आप सभी जानते होंगे। पहले उदाहरण लिख लेता हूं मैं। इसी ऊर्जा के कारण झरनों व नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। यानी जो झरना है और नदी आपने देखी होगी, ऊपर से नीचे की ओर कौन से ऊर्जा बहती है? कारण बहती है गुरुत्वीय ऊर्जा के कारण बहती है। दोबारा समझेंगे। वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। और उदाहरण क्या दोगे? झरनों व नदियों में ऊपर से नीचे की ओर पानी बहता है, जो गुरुत्वीय ऊर्जा के कारण ही बहता है। कोई दिक्कत किसी को? अब एक ऊर्जा और बच गई, कौन सी बताओगे? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच गई भैया? अब बच गई नाभिकीय ऊर्जा और बच चुकी है। एक ऊर्जा और बच गई है अपने पास में, नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी भैया? नाभिकीय ऊर्जा। भाई देखो, नाभिकीय ऊर्जा, जब इसमें दो क्रियाएं होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। यानी एक बार नाभिक का टूटना, विखंडन, और नाभिक का जुड़ना, दो क्रियाएं होती है इसमें संपर्क। तो देखो, जब नाभिक टूटता है और जुड़ता है, उन दोनों के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है, अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन व संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण क्या दोगे? जैसे यूरेनियम व थोरियम से प्राप्त ऊर्जा, यानी कि नाभिक ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और जैसे यूरेनियम UR थोरियम TH से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है भाई। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। न्यू हेडिंग पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा
संरक्षण का नियम बोल लो या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम बोल लो, रूल। ठीक है, रूल। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय की, ढंग से समझेंगे मेरी लाइन को, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का अभिप्राय यह है कि किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, भाई किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत या निश्चित होती है। समझ में आया कि यांत्रिक ऊर्जा कैसी होती है, उसकी नियत या निश्चित होती है। अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। भाई बराबर ही हुआ, जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ा तो गतिज ऊर्जा का घटेगा, जब गतिज ऊर्जा का मान घटता है, नहीं, जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। समझ में? दोबारा देखो, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि किसी विलगित निकाय की, इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का अभिप्राय यह है कि किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत या निश्चित होती है। अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा। साफ है भाई, कोई भी मान लो, ये मान लो आप, इसका मान 2 है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा का मान है, ठीक है। दोनों का टोटल मिलाओगे तो आप 4 हो रहा है, 2 और 2 4 हो रहा है। अब मैं स्थितिज ऊर्जा का, अब मैंने कह दिया कि भाई नियम कहता है दोनों की ऊर्जा का मान बराबर होता है, टोटल ये जो आएगा बराबर आएगा। देखो, जब मैं स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ाऊंगा, 1 मान बढ़ाए तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, 2 की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 और 1 4, पहले कितना था, 2 और 2 4। जब मैं इसको 4 करूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जब भी 4 आया। लेकिन जब पहले 2 से, फिर अब देखो, जब इसमें मैं गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाऊंगा, 3 हुआ तो इस पे 1 हो जाएगा। यानी कि जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान घटेगा, जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। कोई दिक्कत किसी को? देखो अभी इसको पढ़ लेता हूँ। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है, ढंग से पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा, समझा दिया, अब लिखवा रहा हूँ मैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है कि किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत या निश्चित होती है। आया समझ में? कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है यह है कि किसकी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा या तो नियत रहेगी या फिर निश्चित होती। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं, अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा का मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान, अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है। समझ में आया? लेकिन जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, भाई दोनों कंडीशन है, लेकिन जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। भाई आपको कंपटीशन में बहुत काम आएगी, समझ गया? अब दोबारा से इसको एक बार और समझा देता हूँ, इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसलिए मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ इसको। 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, छोटा सा है याद। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से हमें अभिप्राय है कि किसी विलगित निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत या निश्चित होती। अर्थात जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान घट जाता है, लेकिन जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाता है। यानी जब
स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान कम होगा, जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। देखो अब इसको देखो, मैं अब इसमें इसकी थ्योरी के हिसाब से डेरिवेशन बना रहा हूँ इसकी समझाने के लिए। इसको समझ लोगे ना तो पूरी थ्योरी बना दोगे। डेल ई के यानी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, प्लस है ना, बराबर में जब बढ़ेगा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, देखो पहले गतिज ऊर्जा का मान बढ़ाया था तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, माइनस है। लेकिन जब गतिज हो गया, समझ में आओगे इस तरह से। अब देखो और कि दोनों की ऊर्जा का मान कैसा होता है, यांत्रिक ऊर्जा का मान कितना होता है, नियत होता है। तो देखो डेल ई के प्लस में डेल ई पी बराबर में 0। तो ई एम बराबर क्या होता है पता होता आपको, ई के प्लस में ई पी होता है। मैकेनिकल एनर्जी के दोनों का योगफल क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता, ये यही कहता है। दोबारा से देखो इस थ्योरी की डेरिवेशन की थ्योरी, डेल ई के यानी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, घटेगा। जब स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक है। डेल ई के बराबर प्लस डेल ई पी बराबर 0, ई एम बराबर में ई के प्लस ई पी, ठीक है। अब हेडिंग है, एक हेडिंग और पढ़ेंगे अपन, ऊर्जा संरक्षण के नियम। देखो हेडिंग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम। देखो भाई आपको फुल नंबर लाना है तो मेरे हिसाब से चलो, और जैसे मैं लिखाता हूँ, जैसे कि अब ऊर्जा संरक्षण के नियम को आप ऐसे घसीट पसीट जैसे सामाजिक विज्ञान की तरह काट सकते हो, लेकिन इस नियम को अपन बिल्कुल अच्छे से भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई ऊर्जा संरक्षण के 2 नियम हैं। कितने नियम है, 2 नियम है मेरे हिसाब। तो देखो प्रथम नियम क्या कहता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। भाई जो पहला नियम है वो ये कहता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, यानी कि न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट, ये कहता है। यानी कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं भाई। यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में हम ऊर्जा को बदल सकते हैं, ये कहता है ऊर्जा का नियम, प्रथम नियम। लेकिन दूसरा नियम कहता है जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं, तो ऊर्जा का अधिकांश भाग ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। समझ में आया भाई। ऊर्जा का संरक्षण का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। लेकिन दूसरा नियम कहता है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऊर्जा का अधिकांश भाग ध्वनि, प्रकाश ये और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नष्ट हो जाता है। लिखोगे कैसे, देखो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ऊर्जा हेडिंग डालोगे ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक है। लिखोगे लाइन में ऊर्जा संरक्षण के 2 नियम है। कितने नियम है भैया, 2 नियम है। 1 नंबर प्रथम नियम, क्या लिखोगे हेडिंग, प्रथम नियम। प्रथम नियम में ये लाइन लिखोगे ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है या न ही उत्पन्न किया जा सकता, ठीक है, लेकिन केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकता है, बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। 2 नियम। द्वितीय नियम, ऊर्जा का द्वितीय नियम लिखोगे जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऊर्जा का अधिकांश भाग ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता
कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो भाई, 2 हेडिंग और पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है? 2 हेडिंग पढ़ेंगे। ऊर्जा क्षय के कारण, ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम आज। ऊर्जा क्षय के कारण, देखो भाई, ऊर्जा का क्षय, क्वेश्चन आता है कि वो ऊर्जा किन किन रूपों में क्षय होता है, यानी एक रूप से दूसरे बदलते हैं तो किन रूपों में बदलती है, ठीक है, और कैसे बदलती है? तो हेडिंग डालेंगे ऊर्जा क्षय के कारण। बताओ, ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है, यानी 3 रूपों में होता है, मान सकते हो। प्रकाशीय रूप में, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, ठीक है? जब हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो 3 प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण के नियम में पढ़ा होगा कि प्रकाश के रूप में, ध्वनि के रूप में और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। और वो कैसे होता है ये अपन पढ़ेंगे। ऊर्जा क्षय के, देखो हेडिंग, ऊर्जा क्षय के कारण। ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है। कितने रूपों में भाई? निम्न रूपों में होता है। ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है। 1 नंबर प्रकाश ऊर्जा, 2 नंबर ध्वनि ऊर्जा, 3 नंबर ऊष्मीय ऊर्जा। भाई 1 नंबर प्रकाश ऊर्जा, 2 नंबर ध्वनि ऊर्जा और 3 नंबर क्या पढ़ेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। देखो अब प्रकाश ऊर्जा के रूप में कैसे नष्ट होता है ये बता रहा हूं मैं आपको, ढंग से समझते हुए। भाई देखो, आपने पता है विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रिया में ऊर्जा का अधिकांश भाग या कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। लिखेंगे इसको, समझ गए? विभिन्न प्रकार की, इसमें यही बताना भाई कैसे नष्ट होता है। विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। समझ में? यानी कि प्रकाश ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी सिद्ध हो जाता है। यानी ऊर्जा का क्षय हो गया भाई प्रकाश के रूप में, ठीक है? दहन प्रक्रिया में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है, ऐसे ऊर्जा का क्षय होता है। 2 नंबर पढ़ेंगे ध्वनि ऊर्जा। भाई ये कैसे होती है ध्वनि ऊर्जा, बताओगे कोई? आप देखते हो टक्कर होती है, घर्षण होता है, अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग, ध्वनि ऊर्जा ध्वनि के रूप में कैसे? टक्कर के रूप में, घर्षण, वे अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाता। ध्वनि ऊर्जा में क्या बताओगे? टक्कर, घर्षण व अन्य प्रक्रियाओं में ध्वनि ऊर्जा का कुछ भाग ध्वनि के रूप में नष्ट हो जाता है। 3 नंबर ऊष्मीय ऊर्जा। भाई देखो, जब कोई कार्य किया जाता है, ऐसे लिख सकते हो, जब कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण हवा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के कारण कार्य की क्षमता में कमी आती है। क्या आती है भैया? कार्य की क्षमता में कमी आती है, जिससे ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। देखो भाई, दोबारा से पढ़ रहे हैं पूरे पॉइंट को। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि भाई ऊर्जा का क्षय किन किन रूपों में होता है और उनके संरक्षण के उपाय बताइए। तो आगे इस हेडिंग ये पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ऊर्जा क्षय के कारण, उस ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है। 1 नंबर प्रकाश ऊर्जा के रूप में, 2 नंबर ऊष्मीय ऊर्जा, 3 नंबर ध्वनि ऊर्जा, ऐसे पढ़ सकते हैं। 1 नंबर किन के कैसे होता है भाई? प्रकाश के रूप में
विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। विभिन्न प्रकार की दहन प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग प्रकाश के रूप में अनुपयोगी हो जाता है। 2 नंबर ध्वनि ऊर्जा। टक्कर, घर्षण व अन्य प्रक्रियाओं में ऊर्जा का कुछ भाग नष्ट हो जाता है। 3 नंबर ऊष्मीय ऊर्जा। भाई जब कोई कार्य किया जाता है तो घर्षण द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के कारण कार्य की क्षमता में क्या आती, कमी आती, जिससे ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब भाई ये क्षय तो हो रहा है, लेकिन ऊर्जा को क्षय को कम भी तो किया जा सकता है। इसको कम कैसे करें, ऊर्जा का क्षय को हम कम कैसे करें? तो हेडिंग रहेगी अपनी, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ऊर्जा का क्षय कम करने के उपाय। कम करने के उपाय सिंपल है बिल्कुल। ऊर्जा का क्षय कैसे कर सकते भाई? देखो 1 नंबर, जब हम घरों में उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियाँ हैं, जो घरों में आने वाली जो विद्युत युक्तियाँ, ठीक है, ढंग से समझेंगे। घरों में आने वाली विद्युत युक्तियाँ जैसे टीवी है, मान लो टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, कूलर है, पंखे हैं, फैन आदि को यदि हम उपयोग में नहीं लेते समय स्विच को बंद कर देना चाहिए। यानी जब हम घर में हैं, यानी घरों के उपयोग में आने वाली विद्युत युक्तियाँ हैं, जैसे टीवी, फ्रिज आदि को उपयोग में नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम बंद कर दें। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए हम घर आ गए और पंखे चल रहे हैं, ठीक है, नहीं, फायदा नहीं है ना, अपन को नुकसान है, तो हम ऐसे बचा सकते हैं। 2 नंबर, विद्युत उपकरणों को स्टार रेटिंग के आधार पर खरीदना चाहिए। समझ में? विद्युत उपकरणों को स्टार रेटिंग के आधार पर खरीदना चाहिए। विद्युत जो उपकरण है उसको किसके आधार पर खरीदना चाहिए? स्टार रेटिंग के आधार पर, ठीक है। 3 नंबर पढ़ेंगे, ऊर्जा के उस विकल्प का चयन करना चाहिए हमें। ऊर्जा का उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो अधिक ऊर्जा दक्ष हो। ठीक है, ऊर्जा के उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो अधिक ऊर्जा दक्ष हो, यानी कि जो अधिक ऊर्जा को बचाता हो, कम ऊर्जा खाता हो, यानी कि कम ऊर्जा को नष्ट करता हो। 4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको भी यूज में लेना चाहिए। विद्युत बल्ब के स्थान पर किसका उपयोग लेना चाहिए? LED व CFL का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप खुद समझदार हो, विद्युत बल्ब के स्थान पर हमें LED व CFL का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बल्ब है जो अपने घर में लगा हुआ था, लट्टू जिसे बोलते हैं आप, वो 100 वाट का होता है। कितने वाट का होता है? 100 वाट का। और ये होता है 20 का, यानी कि 20 वाट की भी एक LED लिया हो तो कितने में चल गई? 5 LED एक बल्ब के बराबर हो गई और पूरे घर भी रोशन हो जाता है। ठीक है। और 5 नंबर है एयर कंडीशनर, यानी कि एयर कंडीशनर सर में ऊर्जा अपुहा को, एयर कंडीशनर, नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, एयर कंडीशनर में ऊर्जा अपुहा को कम करने के लिए खोखली ईंटों, कैसी ईंटों का भैया? खोखली ईंटों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऊर्जा संरक्षण का कम कर। 1 नंबर वो है कि जब ऊर्जा का संरक्षण का उपयोग हमें जब करना चाहिए, जब हम घर में नहीं हो,
घरों में आने वाली सभी युक्तियों, जब हम घर में नहीं हो तो हमें उसकी घरों में आने वाली सभी युक्तियों को जब हम घर में उपयोग में नहीं लेते, जैसे कूलर है, पंखे हैं, उनको हमें बंद कर देना चाहिए। 2 नंबर, विद्युत उपकरणों को स्टार रेटिंग के आधार पर खरीदना चाहिए। किसके आधार पर भैया? स्टार रेटिंग के आधार पर। 3 नंबर है विद्युत उपकरणों को स्टार रेटिंग के आधार पर खरीदना चाहिए। ऊर्जा को के उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो अधिक ऊर्जा दक्ष हो। और 5 नंबर है विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी व सीएफएल का उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है एयर कंडीशनर में ऊर्जा प्रवाह को कम करने के लिए खोखली ईंटों का उपयोग करना चाहिए। थैंक्स।